गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। साध्य पीएससी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी प्रतिभागियों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन बता देती हूँ। ज़रूरी इन्फॉर्मेशन ये है कि हमारे साध्य पीएससी एकेडमी में 1 जनवरी से न्यू बैच स्टार्ट होने वाली है। तो सब इंस्पेक्टर की न्यू बैच स्टार्ट होने वाली है। ऐसे बच्चे जो अभी तक एसआई के बारे में कुछ जानते नहीं है, सिलेबस क्या होता है, ठीक है, इसके एसआई बनने के प्रोसेस क्या है, इसके बारे में आपको कुछ भी आइडिया नहीं है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके बारे में जो सिलेबस है और इसके क्या क्या प्रोसेस हैं, ठीक है, तो सारी चीज़ों के बारे में हमारे साध्य पीएससी एकेडमी में बताई जाएगी। ठीक है, अगर आपको कुछ भी दिक्कतें हैं तो हमारे दिए गए नंबर में कॉल कर सकते हैं, या आपको नीचे में नंबर भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, कुछ भी डाउट हो या किसी भी चीज़ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप प्लीज़ कॉल कर सकते हैं। सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून, जल्दी से आप लोग जुड़ते जाएंगे। क्लास जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे परिवहन आरक्षक, ठीक है, परिवहन आरक्षक की ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस हमारे साध्य पीएससी एकेडमी में संचालित हो रही है। ठीक है, आपको लाइव क्लास के साथ साथ रिकॉर्डेड वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आप किसी कारणवश नहीं देख पाए हैं तो आप रिकॉर्डेड क्लास भी देख सकते हैं। परिवहन आरक्षक की न्यू बैच भी हमारे साध्य पीएससी एकेडमी में स्टार्ट की जा रही है। ये भी 1 जनवरी से स्टार्ट होगी, तो सभी बच्चे ध्यान देंगे। ठीक है, चलो सभी बच्चे जुड़ते हुए चलेंगे, सभी बच्चे जुड़ जाएंगे एक बार। अभी तक कोई भी बच्चे कनेक्ट नहीं हो पाए हैं तो जल्दी जल्दी आप लोग कनेक्ट होते जाइए। चलिए फिर हम लोग सिलेबस के बारे में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा ये जो सामाजिक विज्ञान है, इस प्रश्न पत्र से, ठीक है, कुल 60 अंकों के 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, आपका जो सामाजिक विज्ञान वाला सेगमेंट रहेगा आपकी सीजी टेट में, है ना, सामाजिक विज्ञान में जो सीजी टेट है उसमें क्या रहेगा कि 60 प्रश्न रहेंगे और इसके जो टोटल मार्क्स होंगे वो भी 60 नंबर के रहने वाले हैं। सभी बच्चे ध्यान देंगे। सीजी टेट में जो आपका सामाजिक विज्ञान वाला सेगमेंट है, ठीक है, उसमें टोटल प्रश्न कितना देखने को मिलेगा आपको? सीजी टेट के एग्जाम में 60 प्रश्न देखने को मिलेगा और ये इसके अंक होने वाले हैं आपके 60 अंक। तो हम देखते हैं कि हमारे सिलेबस में क्या क्या होने वाला है। ठीक, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इकाई 1 में भारतीय समाज, तो भारतीय समाज वाला जो चैप्टर है उसको भी मैं ही पढ़ाऊंगी, है ना। तो हम लोग अभ्यास बैच के तहत ये वाला जो सीजी टेट की बैच है वो लाए हैं। तो कल से मैं आप लोगों को टॉपिक वाइज, ठीक है, सीजी टेट के टॉपिक वाइज आप लोगों को एमसीक्यू करवाते हुए चलूँगी, ताकि आप लोगों का अच्छे से अच्छे रिवीजन हो जाए और बीच में आपको कुछ समझ में नहीं आएगा तो उसको मैं थ्योरी भी बताते हुए चलूँगी। तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून। नागेश देहारी जी, गुड आफ्टरनून। तो मैंने कहा कि भारतीय समाज की विशेषताएं, परिवार, विवाह, महिलाओं की स्थिति, तात्कालिक और सामाजिक समस्याएं, जातिवाद, क्षेत्रीयता, गरीबी, बाल श्रम, शहरीकरण, इसके बारे में मैं पूरा पढ़ाऊंगी आप लोगों को। मतलब इससे रिलेटेड मैं एमसीक्यू लाऊंगी, ठीक है, क्योंकि अभ्यास बैच में हम एमसीक्यू ही देखेंगे और जहाँ पे आप लोग को समझ में नहीं आएगा वहाँ पे मैं थ्योरी भी बताते हुए चलूँगी। ये हमारा जो बैच है वो फुल्ली रिवीजन क्लास के तौर पर लाया जा रहा है। किसके तौर पर लाया जा रहा है? रिवीजन क्लासेस के तौर पर लाया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। उसके अलावा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा इकाई 2, ठीक है, सभी बच्चे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है इकाई 2 भारतीय सभ्यता व संस्कृति, है ना। इकाई 2 में आपने देखा भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति, और भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के अंतर्गत हमें कौन कौन से टॉपिक दिए गए हैं उन टॉपिक को मैं बता देती हूँ। ठीक है, आपको टॉपिक दिया गया है भाई भारतीय इतिहास के स्रोत, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक संस्कृति। सभी बच्चे ध्यान देंगे, भारतीय इतिहास के स्रोत, वैदिक सभ्यता, ठीक है, और सिंधु घाटी सभ्यता, ध्यान देना है सभी को।
तो सभी बच्चे ध्यान देंगे। आपको फिर यहाँ पे इकाई 3 दिखाई दे रहा होगा, मौर्य साम्राज्य तथा गुप्त साम्राज्य। ठीक है, क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को? मौर्य साम्राज्य तथा गुप्त साम्राज्य। राजनीतिक इतिहास और प्रशासक, भारतीय संस्कृति के प्रति योगदान, गुप्त काल में सांस्कृतिक उपलब्धियां और विश्व से भारत का सांस्कृतिक संबंध। तो आपको यहाँ पे जो इकाई 3 दिखाई दे रहा होगा ना, उसमें हमें देखना है मौर्य साम्राज्य तथा गुप्त साम्राज्य के बारे में। हम देखेंगे कि मौर्य साम्राज्य का जो राजनीतिक इतिहास कैसा था, ठीक है, यहाँ पर जितने भी शासक थे उनकी राजनीतिक कैरियर कैसा था, ठीक है, कौन कौन से शासकों ने शासन किया है, और साथ ही साथ गुप्त शासकों के बारे में हम पढ़ेंगे, गुप्त शासकों की सांस्कृतिक उपलब्धियां क्या थी, ठीक है, देश विदेशों के साथ भी इनका संबंध था क्या, तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है विश्व से भारत का सांस्कृतिक संबंध। ठीक है, तो गुप्त और मौर्य वंश के समय विश्व के साथ भारत का क्या सांस्कृतिक संबंध था? क्या इनके बीच में कुछ व्यापारिक आदान प्रदान थे? क्या विदेशी यात्री आए थे? गुप्त साम्राज्य के समय बिल्कुल आए थे, ठीक है, मौर्य साम्राज्य के समय में भी आए थे, तो उनके बीच क्या सांस्कृतिक आदान प्रदान था, हम सबके बारे में डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आज का जो मेरा टॉपिक है मेनली सिलेबस डिस्कशन के बारे में है, और मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को आज भारतीय इतिहास के स्रोतों के बारे में बताने वाली हूँ। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर इकाई 4, भक्ति और सूफी आंदोलन, सामाजिक महत्व, हिंदू मुस्लिम सांस्कृतिक समागम। तो आपने देखा है कि हिंदू धर्म में बहुत सारी ऐसी बुराइयां थी, कुरीतियां थी, ठीक है। उस दौरान क्या हो गया था कि मध्यकाल का ये दौर है, मध्यकाल में ही आप भक्ति और सूफी आंदोलन पढ़ते हैं कि मध्यकाल में काफ़ी ज़्यादा मुस्लिम आक्रमणकारी आए थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्राचीन काल में हमारे देश में कोई विदेशी नहीं आए थे, लेकिन मध्यकाल इतिहास वो दौर है जिसमें अधिकतर आपको मुस्लिमों का आक्रमण देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा संतों ने विचार विमर्श किया और उनको लगा कि कहीं ना कहीं हिंदू धर्म जो है वो धूमिल पड़ते जा रही है, हिंदू धर्म में काफ़ी ज़्यादा अंधविश्वास बुराइयां जो है वो आ गई है। तो इन्हीं विश्वास बुराइयां और कुरीतियों को दूर करने के लिए भक्ति आंदोलन की शुरुआत जो है वो की गई थी। ठीक है, और साथ ही साथ इसी दौरान अगर भक्ति आंदोलन की शुरुआत की गई है और मुस्लिम धर्म है, तो ईरान से भी आपको एक आंदोलन देखने को मिलेगा, वो है सूफी आंदोलन। ठीक है, सूफी शब्द जो है वो अरबी के शफा शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? शुद्धता और पवित्रता। तो कहीं ना कहीं जो सूफी आंदोलन है, सूफी मूवमेंट है, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? ईरान से हुई है। और ईरान से पहुँचते पहुँचते ये जो सूफी लोग हैं, सूफी कई सारे जो हमारे संत हैं वो इंडिया तक पहुँचते गए। तो हम देखेंगे जो हमारा इकाई 4 है, इसमें हम जितने भी भक्ति आंदोलन के संत हैं उनके बारे में देखेंगे, साथ ही साथ जितने भी हमारे सूफी संप्रदाय के संत हैं सबके बारे में हम पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है? एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता देंगे। उसके अलावा कई बार से हमारे सीजी टेट के एग्ज़ाम में भी प्रश्न पूछा गया है, और कल और परसों तो मैं आप लोगों को PYQ करवाऊंगी। ठीक है, कि किस तरह से हमारे सीजी टेट में क्वेश्चन बनते हैं, किस प्रकार के प्रश्न जो है वो पूछे गए हैं। तो हम लोग कल की क्लास में, परसों की क्लास में जितने भी प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं जो पूछे गए हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, तब हम लोग जाके टॉपिक वाइज प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, तो कल से हम लोग क्या देखने वाले हैं? PYQ ही देखने वाले हैं। उसके अलावा आप देखेंगे एक बार प्रश्न पूछा गया है कि चैतन्य गोस्वामी का संबंध कौन से राज्य से है, सीजी टेट में ही पूछा गया है। तो आपको याद रखना है कि कहाँ से हैं? पश्चिम बंगाल से हैं। और ये भी कई बार से प्रश्न पूछा जाता है कि उन्होंने कौन से संप्रदाय की स्थापना की थी, तो उन्होंने गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना की थी। इसीलिए जो चैतन्य गोस्वामी जी हैं उन्हें गौरांग प्रभु के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा यहाँ पे भक्ति और सूफी आंदोलन। ठीक है, हमने देख लिया है भक्ति और सूफी आंदोलन। फिर उसके बाद हम देखेंगे मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य देखना है हमें इकाई 5 में, और यहाँ पर आप देखेंगे कि मुगल और राजपूत संबंध। तो हम यहाँ पर समझेंगे कि मुगल और राजपूतों के बीच में क्या संबंध था। ठीक है, कौन राजपूत रानी थी जिसके साथ अकबर का शादी हुआ है, उसके बारे में हम लोग पूरे डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ मुगल काल में प्रशासनिक, सामाजिक
आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थितियों के बारे में हम देखेंगे कि मुगल काल में सामाजिक स्थिति कैसी थी, प्रशासनिक स्थिति कैसी थी, ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ यहाँ की आर्थिक स्थितियाँ और सांस्कृतिक स्थितियों के बारे में पढ़ेंगे। मुगल काल में कौन कौन से स्थापत्य का निर्माण किया गया था, कौन कौन से शासकों का महत्वपूर्ण योगदान था, तो सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा भारतीय, आपको दिखाई दे रहा होगा इकाई 6 में दिखाई दे रहा होगा ब्रिटिश शासन। क्या दिखाई दे रहा है? ब्रिटिश शासन। तो भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति, 1857 की क्रांति व उसके प्रभाव आपको दिखाई देंगे। इकाई 7 में भारतीय संविधान मतलब विशेषताएं, मूल अधिकार एवं कर्तव्य, लेकिन हम लोग इकाई 6 तक ही पढ़ेंगे इतिहास में, ठीक है। इकाई 1 से लेकर इकाई 6 तक ही हम लोग पढ़ेंगे भाई, किसमें? भारतीय इतिहास में। बाकी संविधान को आपको हमारे और भी सर लोग हैं उन लोग पढ़ाएंगे, ठीक है। उसके अलावा आप देख सकते हैं इकाई 8 में पूरा आपको ये संविधान वाला पोर्शन ही दिखाई दे रहा होगा। इकाई 9 में आपको भूगोल वाला सेगमेंट दिखाई दे रहा होगा। उसके अलावा इकाई 10 में भारत का अध्ययन, इकाई 11 में छत्तीसगढ़ का भूगोल एवं संसाधन, इकाई 12 में छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं संस्कृति, और इकाई 13 में पेडागॉजिकल इशू मतलब सामाजिक विज्ञान में जो पेडागॉजी वाला चैप्टर है वो सारे चीज़ आ जाते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को इकाई 1 से लेके इकाई 6 तक ही पढ़ाऊंगी, क्योंकि यही मेरा क्या है, मेरे जो इतिहास का क्या है पोर्शन है, तो उसको मैं आप लोगों को करवाऊंगी। तो आप लोगों को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं आप लोगों को आपके एग्ज़ाम से पहले बहुत अच्छे से रिविज़न करवा दूँगी, ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कतें नहीं होंगी। तो चलिए फिर मैं आज आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें बता देती हूँ। जैसे कि हम कभी भी जब भी भारतीय इतिहास को जानते हैं तो सबसे पहले हमें स्रोतों के बारे में जानना अनिवार्य है, क्योंकि जब तक हम स्रोत के बारे में हमें पता नहीं चलेगा हम इतिहास को कैसे जानेंगे। क्योंकि किसी न किसी को जानने के लिए हमें सोर्स की आवश्यकता पड़ती है, एविडेंस की आवश्यकता पड़ती है। तो चलिए फिर हम लोग डिस्कस करते हैं भारतीय इतिहास के स्रोत को, ठीक है। सभी बच्चे ध्यान देंगे। तो चलिए नोट कीजिएगा भारतीय इतिहास का स्रोत। भारतीय इतिहास जानने के स्रोत। भारतीय इतिहास जानने के स्रोत। तो हम भारतीय इतिहास जानने के लिए हम इसे 3 भागों में बांटते हैं। इसे हम 3 भागों में जानने वाले हैं भाई, ध्यान देना है सभी को। कितने भागों में डिस्कस करेंगे हम लोग? 3 भागों में बांट के डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे किसे हम 3 भागों में बांट लेते हैं। साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, ठीक है। उसके बाद देखिएगा विदेशी यात्रा विवरण, विदेशी यात्रा विवरण। उसके बाद है आपका पुरातात्विक साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य, ठीक है। इस तरह से हम लोग भारतीय इतिहास को जानने के लिए, मैं इसको 3 भागों में डिवाइड की हूँ और मैं आप लोगों को एक एक भाग को पूरे डिस्कस करते हुए बता रही हूँ, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है आप लोगों को। तो सबसे पहले हम देखेंगे साहित्यिक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत को भी हम 2 भागों में बांटेंगे, ठीक है। एक है हमारा लौकिक साहित्य, ध्यान दीजिएगा। एक है हमारा धार्मिक साहित्य, धार्मिक साहित्य। दूसरा है हमारा लौकिक साहित्य। उसके बाद हम फिर से याद रखिएगा, मैं ना नेक्स्ट पेज लेके भी ये सारी चीज़ों को डिस्कस करूंगी, लेकिन अभी मैं सिर्फ ये फर्स्ट सेगमेंट को डिस्कस करूंगी। ये हमारा हो जाएगा सेकंड सेगमेंट, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा थर्ड सेगमेंट। तो याद रखिएगा मैं अभी सिर्फ फर्स्ट सेगमेंट को डिस्कस करने वाली हूँ। तो यहाँ पर हम देखते हैं धार्मिक साहित्य और दूसरा है लौकिक साहित्य, ठीक। तो धार्मिक साहित्य को हम लोग ना फिर से 2 भागों में डिवाइड करेंगे। यहाँ पर मैं डिवाइड कर लेती हूँ। धार्मिक साहित्य को हम फिर से 2 भागों में डिवाइड करेंगे। एक है हमारा ब्राह्मणेतर साहित्य, एक है हमारा ब्राह्मणेतर साहित्य, और दूसरा होता है हमारा ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मण साहित्य।
एक है हमारा ब्राह्मणेतर साहित्य और दूसरा है हमारा ब्राह्मण साहित्य। तो याद रखिएगा, ब्राह्मणेतर साहित्य में आएगा आपका जैन साहित्य और दूसरा आ जाएगा हमारा बौद्ध साहित्य, बौद्ध साहित्य। ठीक है जी। देखिए, ब्राह्मणेतर साहित्य को हम दो भागों में बांटे हैं, एक है हमारा जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य। तो ब्राह्मणेतर साहित्य के अंतर्गत आ जाता है आपका जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य, और ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत आ जाएगा आपका वेद। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, स्मृति, रामायण, और एक हो जाता है आपका महाभारत। तो सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा, मैंने कहा कि हम भारतीय इतिहास को जानने के लिए 3 भागों में मैं यहाँ पे चीज़ों को डिवाइड की हूँ। तो साहित्यिक स्रोत पहला मैंने इसे एक भाग में बांटा, फिर उसके बाद है विदेशी यात्रा विवरण, उसके बाद है हमारा पुरातात्विक साक्ष्य। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों के समक्ष साहित्यिक साक्ष्य को डिस्कस कर रही हूँ। साहित्यिक साक्ष्य को भी मैंने 2 भागों में बांटा है, एक है हमारा धार्मिक साहित्य और दूसरा है हमारा लौकिक साहित्य। तो धार्मिक साहित्य में फिर से हम लोग इसे 2 भागों में बांटते हैं, एक है हमारा ब्राह्मणेतर साहित्य और दूसरा है हमारा ब्राह्मण साहित्य। तो ब्राह्मणेतर साहित्य को भी मैंने यहाँ पे और भागों में बांटा। तो ब्राह्मणेतर साहित्य के अंतर्गत हमारा जो साहित्य आता है वो है जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत आपका आ जाता है वेद, उपनिषद, पुराण, रामायण, महाभारत, ब्राह्मण ग्रंथ, स्मृतियाँ। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, वो किसके अंतर्गत आएगी, वो ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत आएगी। तो इस तरह से आप धार्मिक साहित्य को 2 भागों में बांट सकते हो। ठीक है, एक है ब्राह्मणेतर साहित्य और दूसरा है ब्राह्मण साहित्य। तो इस तरह से आपको ना चीज़ों को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इतिहास जानने के लिए कहीं ना कहीं हमें स्रोतों को जानना बहुत ज़रूरी होता है। जब हम स्रोत जान लेंगे तो हमें इतिहास ऑटोमेटिकली पता चल जाएगी। ठीक है, उसके अलावा मैंने कहा कि ये जो हमारा लौकिक साहित्य है ना, उसे हम फिर से 3 भागों में बांटेंगे। ये जो लौकिक साहित्य मैंने यहाँ पे लिखा है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे ऐतिहासिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ। ठीक है, उसके बाद लिखेगा जीवनी ग्रंथ, जीवनी ग्रंथ। उसके बाद हम लिखेंगे गल्प साहित्य ग्रंथ, गल्प साहित्य ग्रंथ। तो बार बार कभी कभी ऐसे लिखो ना तो इसमें ओवरलैप हो जाता है, तो मैं आप लोग को बता देती हूँ। लौकिक साहित्य को भी हम 3 भागों में बांटते हैं, ऐतिहासिक ग्रंथ, जीवनी ग्रंथ और गल्प साहित्य ग्रंथ। ऐतिहासिक ग्रंथ मतलब जैसे कि अभी हमें इतिहास की कोई पुस्तकें मिल गई तो वो क्या हो जाती है ऐतिहासिक ग्रंथ, जिसमें हमें इतिहास के बारे में क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। अगर मैं जीवनी ग्रंथ की बात करूँ तो किसी भी व्यक्ति या किसी भी महापुरुष की जीवनी, जिसमें उसकी जीवनी लिखी होती है, अर्थात हम इसको बोल सकते हैं बायोग्राफी हो गया। तो बायोग्राफी से भी हमें कुछ न कुछ बातें तो पता चलती ही है। ठीक है, उसके अलावा मैंने कहा कि गल्प साहित्य ग्रंथ, तो गल्प साहित्य ग्रंथ ऐसे ग्रंथ होते हैं, ठीक है, जिसमें लेखक क्या करता है, कल्पनाओं के माध्यम से कोई ग्रंथों को लिखता है। जैसे कि किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी एविडेंस के बारे में लिखा। मान लो अगर मैं गल्प साहित्य ग्रंथ का उदाहरण लूँ तो सिंधु घाटी सभ्यता हो गया, क्योंकि यहाँ पर जितने भी हमारे इतिहासकार हैं उनको क्या मिला, एविडेंस मिला, साक्ष्य मिला, और साक्ष्यों के आधार पर उन्होंने कल्पना करते हुए सिंधु घाटी के इतिहास को लिखा जी। तो वही क्या कहलाता है, आपका गल्प साहित्य ग्रंथ कहलाता है। लेकिन अगर मैं बात करूं किसकी, जीवनी ग्रंथ, तो जीवनी ग्रंथ में मैं जैसे कि बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी है। कौन सी आत्मकथा है, तुजुक ए बाबरी, ठीक है, जिसका बाद में अनुवाद किसने किया है ना। तुजुक ए बाबरी जो है वो तुर्की भाषा में लिखा था, किसने, बाबर ने, लेकिन बाद में उसका फारसी भाषा में अनुवाद किया है अब्दुल रहीम खाने खाना ने, जो कि अकबर के दरबार के 9 रत्नों में शामिल है।
ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि बाबर की जो आत्मकथा है तुजुक ए बाबरी, ये हो गया जीवनी ग्रंथ, और जीवनी ग्रंथ से भी हमें कुछ न कुछ इतिहास की बातें जो है वो पता चलती है। मतलब यहाँ पर मैं स्रोत बता रही हूँ ना, यही स्रोत हैं जिनसे हमें इतिहास के बारे में पता चला है, इसलिए मैं सबसे पहले स्रोतों के बारे में आपको पढ़ा रही हूँ ताकि कुछ न कुछ पता चले, है ना। सामान्य परिचय के तहत मैं आज आपको स्रोत बता रही हूँ, और फिर कल से हम लोग MCQ और थ्योरी दोनों को थोड़ा साथ साथ लेते हुए चलेंगे और आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे, ठीक है। ध्यान देना है आप सभी को, ठीक है। तो ये हो गया आपका लौकिक साहित्य, जिसमें ऐतिहासिक ग्रंथ, जीवनी ग्रंथ और गल्प साहित्य ग्रंथ आपको देखने को मिलता है। तो ये हो गया सेगमेंट आपका साहित्यिक स्रोत वाला। तो साहित्यिक स्रोत वाला सेगमेंट आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं चलूंगी विदेशी यात्रा विवरण कि कौन कौन से विदेशी आए थे हमारे इंडिया में, ठीक है, कौन कौन से विदेशी आए थे, तो इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं विदेशी यात्रा विवरण के अंतर्गत। ध्यान देना है, चलिए डिस्कस करते हैं विदेशी यात्रा विवरण। ये हो गया हमारा दूसरा नंबर, विदेशी यात्रा विवरण, ठीक है। तो विदेशी यात्रा विवरण को भी हम 3 भागों में बांटेंगे। यूनानी रोमन लेखक, यूनानी रोमन लेखक, उसके बाद याद रखना है चीनी लेखक, चीनी लेखक, उसके बाद है अरबी लेखक, अरबी लेखक। तो देखते हैं हमारे यूनानी रोमन लेखक में कौन कौन है। तो यूनानी रोमन लेखक में हम सबसे पहले देखते जाएंगे, मैं इधर ऐसे लिखते जा रही हूँ, आपको ध्यान देना है, ठीक है। यूनानी रोमन लेखक में सबसे पहले याद रखना है टेसियस, टेसियस। ये टेसियस कहाँ से आया था भाई, इसने ये ईरान का था, टेसियस कहाँ का था, ईरान का था। उसके बाद हेरोडोटस, हेरोडोटस ने भी इतिहास लिखा है। हेरोडोटस इतिहास का पितामह, इतिहास का पितामह, ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा सिकंदर के साथ आने वाले विद्वान, सिकंदर के साथ आने वाले विद्वान, आने वाले विद्वान, तो मैं इसको ऊपर लिख देती हूँ ना, सिकंदर के साथ आने वाले विद्वान कौन कौन थे, ऊपर लिख रही हूँ। तो याद रखिएगा आने सिक्रटस, आने सिक्रटस, उसके बाद है अरिस्टोबुलस, अरिस्टोबुलस, ठीक है, इस तरह से याद करना है। आने सिक्रटस, अरिस्टोबुलस, और तीसरा है निर्याकस। और बोला जाता है कि ये जो निर्याकस था ये सिकंदर का जल सेनापति था। निर्याकस जो था वो किसका जल सेनापति था, सिकंदर का जल सेनापति था निर्याकस, ध्यान देना है, ठीक है। तो सिकंदर के साथ आने वाले ये प्रमुख विद्वान थे। उसके बाद आपको याद करना है, ठीक है, डाईमेकस, डाईमेकस, ये बिंदुसार के दरबार में आया था भाई, बिंदुसार के दरबार में आया था। उसके बाद आप देखेंगे डायनोसियस, डायनोसियस, ये अशोक के दरबार में आया था, ठीक है, ध्यान दे पा रहे हैं आप लोग। डायनोसियस जो है वो अशोक के दरबार में आया था। उसके बाद याद रखना जियोग्राफी के लेखक, जियोग्राफी के लेखक टॉलमी। उसके बाद नेचुरल हिस्टोरिका के लेखक प्लिनी। तो इतने लोगों को कम से कम आपको याद रखना है यूनानी लेखकों के बारे में। तो यूनानी लेखकों में कौन कौन थे, सबसे पहले याद रखना है टेसियस, ये ईरान का था। हेरोडोटस इतिहास का पितामह। सिकंदर के साथ कौन कौन से विद्वान जो है वो कहाँ आए थे, भारत आए थे। तो आने सिक्रटस, अरिस्टोबुलस, निर्याकस। डाईमेकस जो है वो बिंदुसार के दरबार में आया था। डायनोसियस जो है वो अशोक के दरबार में आया था। ज्योग्राफी के लेखक को याद करना है टॉलेमी, ठीक है। नेचुरल हिस्टोरिका के लेखक हैं प्लिनी। तो इसके बारे में कम से कम आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद मैं बता देती हूँ आप लोगों को चीनी लेखक कौन थे और हमारे अरबी लेखक कौन थे। इसके बाद हम लोग पुरातात्विक साक्ष्यों को पढ़ेंगे। तो इस तरह से
से ये हमारे क्या हो जाते हैं, साहित्यिक स्रोत हो जाते हैं। साहित्यिक स्रोत को हमने देखा, उसके बाद देखा हमने विदेशी यात्रा विवरण, उसके बाद हम देखेंगे पुरातात्विक साक्ष्य। मतलब ये सारी चीज़ें क्या है, इतिहास जानने के स्रोत हैं, और इन्हीं स्रोतों के माध्यम से हम इतिहास को बड़ी आसानी से जान पाते हैं। ठीक, तो अब हम लोग चलते हैं चीनी लेखकों के बारे में। तो कौन कौन थे भाई हमारे चीनी लेखक, यहीं पर लिख देती हूँ मैं। तो फाहियान थे, फाहियान चीनी लेखकों में। उसके बाद है हमारे सुंग युंग, फाहियान, सुंग युंग, इतसिंग, इतसिंग, और है वेन सॉन्ग, वेन सॉन्ग। ठीक, तो कौन कौन हो गए हमारे चीनी लेखक, फाहियान, सुंग युंग, इतसिंग और वेन सॉन्ग, ये हो गए हमारे चीनी लेखक। उसके बाद अगर मैं अरबी लेखक की बात करूं तो सुलेमान, अल मसूदी, अल बरूनी, उसके बाद हमारे हो जाते हैं इब्न बतूता, इब्न बतूता। तो हमारे अरबी लेखक में हो जाते हैं सुलेमान, अल मसूदी, अल बरूनी और इब्न बतूता। अगर मैं बात करूं अल बरूनी की रचना का नाम क्या है, तो कई बार से पूछा गया है। ठीक है, ये सिंगल लाइनर में भी प्रश्न पूछा जा सकता है, आपके सीजी टेट के एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तहकीक ए हिंद के रचनाकार कौन है, तो तहकीक ए हिंद के रचनाकार कौन है, अल बरूनी है। ठीक है, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था, तो याद रखना है इब्न बतूता जो है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था, और इनकी प्रमुख रचना क्या है, रेहला। इनकी प्रमुख रचना क्या है, रेहला। तो इस तरह से आपने देखा। ठीक है, एक बार मैं फिर से आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मैंने आप लोग को पढ़ाया कि भारतीय इतिहास जानने के स्रोत को मैं 3 भागों में बांटी हूँ। एक है साहित्यिक स्रोत, दूसरा है विदेशी यात्रा विवरण, और तीसरा है पुरातात्विक साक्ष्य। तो हमने सबसे पहले देखा साहित्यिक स्रोत को, धार्मिक साहित्य, लौकिक साहित्य। ठीक है, 2 भागों में बांटी। उसके बाद धार्मिक साहित्य को मैंने फिर से 2 भागों में बांटा। एक है ब्राह्मणेतर साहित्य, दूसरा है ब्राह्मण साहित्य। तो ब्राह्मणेतर साहित्य के बारे में मैंने बताया जैन ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, और ब्राह्मण साहित्य में आप लोगों को बताया मैंने वेद, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, स्मृति, रामायण और महाभारत। उसके बाद लौकिक साहित्य के अंतर्गत आपके आ जाते हैं ऐतिहासिक ग्रंथ, जीवनी ग्रंथ और गल्प साहित्य ग्रंथ, आपने देखा इसको। उसके बाद मैंने कहा कि विदेशी यात्रा विवरण को भी हम 3 भागों में बांटेंगे, यूनानी रोमन लेखक, चीनी लेखक और अरबी लेखक। कौन कौन यूनान के लेखक थे, चीन से कौन कौन आए थे, उसके अलावा अरब से कौन कौन आए थे, और ये जो लेखक हैं और इनके यात्रा विवरण से कहीं ना कहीं हमें इतिहास के बारे में पता चलता है। इसलिए हम इसके बारे में भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि विदेशी यात्रा विवरण से भी हमें काफ़ी ज़्यादा इतिहास के बारे में पता चलता है। तो क्या है, इतिहास जानने के स्रोत हैं, इन्हीं स्रोतों के माध्यम से हम भारतीय इतिहास को जान पाते हैं। अब तीसरा हमारा हो जाता है पुरातात्विक साक्ष्य। ठीक है, अब तीसरा हमारा इतिहास जानने का स्रोत है भाई पुरातात्विक साक्ष्य। तो मैंने 3 भागों में बांटा था। ठीक है, ऐतिहासिक स्रोत, ठीक है, विदेशी यात्रा विवरण, और तीसरा है हमारा पुरातात्विक साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य। तो पुरातात्विक साक्ष्य में भी हम क्या क्या देखने वाले हैं, अभिलेख, अभिलेख, अभिलेख के बाद हम देखेंगे सिक्के, सिक्के, मुहर, ठीक है, मृदभांड, मूर्ति, चित्रकला, भवन स्मारक, भवन स्मारक। तो इत्यादि सारी चीज़ें हमारे पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है, पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत आती है। और कई बार से ये भी प्रश्न पूछा गया है ना, ध्यान देना है आप लोगों को, कई बार से ये भी प्रश्न पूछा गया है कि अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ठीक, मैं पूरा तो नहीं लिख रही हूँ, आप लोगों को पूरा डिटेल में लिखना है। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, सभी बच्चे ध्यान देंगे। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो कभी कभी इंग्लिश में दिया रहता है एपिग्राफी, एपिग्राफी, या इसी को आप बोल सकते हो पूरा लेख शास्त्र। क्या बोल सकते हो, पूरा लेख शास्त्र। ठीक, उसके बाद सिक्कों के अध्ययन को, सिक्कों के अध्ययन को, 1 मिनट जी कॉल आ रहे हैं, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, सिक्कों के अध्ययन को कहा जाता है मुद्रा शास्त्र,
मुद्रा शास्त्र, या इसी को बोल सकते हैं न्यूमिसिमेटिक्स। ठीक है, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ये भी पूछा गया है एक बार आपके एग्जाम में। तो सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र या न्यूमिसिमेटिक्स कहा जाता है, ध्यान देना है। ठीक है, स्पेलिंग समझ में नहीं आ रहा होगा तो फिर से लिख देते हैं, न्यूमिसिमेटिक्स। न्यूमिसिमेटिक्स कहा जाता है सिक्कों के अध्ययन को। उसके अलावा हमारा एक और पूछा जाता है, पुराने दस्तावेजों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। जो हमारा पुराना दस्तावेज होता है, पुराना दस्तावेज, इसको बोला जाता है पुरालिपि शास्त्र। पुरालिपि शास्त्र, या इसी को पेलियोग्राफी भी कहा जाता है, पेलियोग्राफी। ठीक है, हिंदी में क्या बोल रहे हैं हम, पुरालिपि शास्त्र बोल रहे हैं। हिंदी में क्या बोल रहे हैं हम, पुरालिपि शास्त्र बोल रहे हैं। उसके अलावा अगर हम इंग्लिश में बात करें तो पेलियोग्राफी कहा जाता है पुराने दस्तावेजों के अध्ययन को। उसके अलावा जो हमारा अभिलेख है, अभिलेख में जो हम अभिलेखों का अध्ययन होता है उसे हम पुरालेख शास्त्र बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं हम एपिग्राफी। सिक्कों के अध्ययन को हम मुद्रा शास्त्र बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं हम न्यूमिसिमेटिक्स। तो इस तरह से आपको ध्यान देना है। ठीक, उसके अलावा मैंने यहाँ पे पुरातात्विक साक्ष्यों को और भी भागों में बांटा हुआ है। अभिलेख हैं, सिक्के हैं, मुहर है, मृदभांड है, मूर्ति है, चित्रकला है, स्मारक है और भवन है। ठीक है, तो इसके माध्यम से, इन पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से हम इतिहास को जान सकते हैं। ठीक है, पुरातात्विक साक्ष्य मतलब कैसे, जैसे कि हमने सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनन किया। जब हमने सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनन किया तो हमें कई सारे वहाँ पे मूरे प्राप्त हुए। मूरे मतलब क्या होता है, आज का सील। ठीक है, तो स्क्वायर शेप में भी हमें मूरे प्राप्त हुए हैं, कई मिट्टी के मोहरे प्राप्त हुए हैं, धातुओं के मोहरे प्राप्त हुए हैं, जिसमें कई जगह पे मातृ देवी की प्रतिमा बनी हुई है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में कई सारे अवशेष मिले हैं, जैसे कि स्वास्तिक के अवशेष, सूर्य पूजा के प्रमाण को प्रदर्शित करता है, कई सारे साक्ष्य मिले हैं, नर्तकी की मूर्ति की प्रतिमा मिले हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत आती है, क्योंकि हमने वहाँ से उसको उत्खनन किया और इन साक्ष्यों के माध्यम से भी हमें इतिहास के बारे में जो बातें हैं वो पता चलती है। ठीक है, समझ पा रहे हो। ठीक, तो चलिए फिर मैं आप लोगों को कुछ और भी बातें बताती हूँ, है ना। तो मैंने आप लोगों को बताया था वेद, पुराण, उपनिषद, ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ, इसका जो सीक्वेंस है वो क्या हो सकता है। कभी आपको सीक्वेंस पूछ दिया तो जो वेद है वो कब आया, ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ है वो कब आया, उसके बाद ये पूछा जाए आरण्यक आया कि उपनिषद आया, तो आपको क्या करना है कि इसको सीक्वेंस में याद रखने के लिए कुछ ट्रिक भी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको कैसे सीक्वेंस में याद करेंगे, तो इसके लिए एक ट्रिक है मेरे पास, VB, इस तरह से याद करना है आपको, VB। ठीक है, उसके बाद आपको याद करना है AU, उसके बाद याद करना है आपको P। ठीक है, तो VB, AU और P इस तरह से याद करना है जी। ठीक है, क्योंकि सीक्वेंस में अगर आपको पूछ दिया लिखने के लिए और सीक्वेंस में नहीं बता पाएंगे तो दिक्कत होगी ना। तो V से आप लोग को याद करना है वेद, V से याद करना है आप लोगों को वेद। उसके बाद B से याद रखना है आपको ब्राह्मण ग्रंथ, B से आपको याद करना है ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक, उसके बाद A से याद करना है आरण्यक, A से याद करना है आपको आरण्यक। U से याद करना है आपको उपनिषद। ठीक है जी, उसके अलावा P से याद करना है आपको पुराण। ठीक, कभी आपको एग्ज़ाम में इसका भी क्रम पूछ दे तो क्या पता, इसलिए आपको प्री प्लानिंग और प्रिपरेशन पहले से होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से कुछ कुछ ट्रिक हैं जिसको आप लोगों को अपने माइंड में सेट करके रखना पड़ेगा, तभी आपसे ऐसे प्रश्न जो हैं वो बन पाएंगे। तो VBAUP है ट्रिक, और इसी ट्रिक के माध्यम से इसे आप सीक्वेंस में याद कर सकते हो, वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद और पुराण। अगर मैं वेदों की बात करूं तो वेदों की संख्या कितनी है, वेदों की संख्या है आपके 4। ठीक है, वेदों की संख्या कितने हैं आपके 4। आप जानते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, तो इसे क्या माना गया है, वेदों को अपौरुषेय माना गया है, अपौरुषेय माना गया है।
ठीक है। कई बार से आपने सुना होगा कि वेदों को अपरुषेय क्यों कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है साथियों, क्योंकि वेदों की रचना किसी मानव ने नहीं की है, इसलिए वेदों को अपरुषेय कहा जाता है। बोला जाता है कि ब्रह्मा जी ने 4 ऋषियों को इन वेदों के बारे में बताया, फिर इन 4 ऋषियों ने वेदों का क्या किया, संकलन किया, ठीक है, वेदों को लिखा। उसके बाद इन्हीं जो वेद जो लिखे गए थे, ब्रह्मा जी ने जो ज्ञान प्रदान किए थे उसको 4 ऋषियों ने लिखा था, उन्होंने लिखा, और उसका जो लिखा हुआ पाठ है उसका संकलन किसने किया, महर्षि वेदव्यास ने उसका संकलन किया है, तब हमारे पास वेद जो हैं वो आए, ठीक है। इसलिए कहा गया है कि वेदों की रचना किसी मानव ने नहीं की है, ठीक है। उसके बाद बोला जाता है कि वेद के बाद क्या आया है, तो वेद के बाद आया ब्राह्मण ग्रंथ। तो ब्राह्मण ग्रंथ क्या होता है भाई, वैसे है ना, जब हम पढ़ते हैं हमारे पास अचानक से आ जाता है अरे ब्राह्मण ग्रंथ क्या है। मैं बोल रही हूँ, आप लोग सुन सुन के लिखिएगा, हर चीज़ को बोर्ड में लिखना पॉसिबल नहीं होता है, तो मैं बोल रही हूँ उसको आप लोग सुन के समझ लीजिएगा कि ब्राह्मण ग्रंथ क्या होता है। तो ब्राह्मण ग्रंथ मतलब ऐसा होता है कि इसमें मंत्र और यज्ञों की जो विधियां बताई गई थी ना, कर्म कांड बताए गए थे कि हमें यज्ञ किस तरह से करना चाहिए, कौन से प्रोसेस होना चाहिए, तो इसमें क्या लिखा गया है कि जो मंत्र है ना और यज्ञ के जो नियम है, विधियां हैं, उसे गद्य शैली में लिखा गया है। तो ब्राह्मण ग्रंथ में जो मंत्र हैं, मंत्र के जो अनुवाद हैं, ठीक है, उसके सार तत्व हैं, और यज्ञों की जो नियमावली है, ठीक है, यज्ञों की जो नियमावली है ना, उसे गद्य शैली में लिखा गया है, पद्य शैली में नहीं लिखा गया है। तो ब्राह्मण ग्रंथ में आपको इतना जान के रखना है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं आरण्यक की, ठीक है, तो आरण्यक ग्रंथ जो है वो जंगलों में लिखे गए थे। कई सारे ऋषि मुनि जो आरण्यक, जैसे वानप्रस्थ आश्रम, आपने आश्रम के बारे में भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो जब हम पढ़ते हैं आश्रमों के बारे में, तो उत्तर वैदिक काल में हम 4 आश्रम व्यवस्था के बारे में भी पढ़ते हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं हमारे आश्रम, तो आपने पढ़ा होगा ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम के बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। बार बार कॉल आ रहा है जी, हम इसे साइलेंट कर देते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा कि आपने पढ़ा होगा ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, ठीक है। तो वानप्रस्थ आश्रम में जब ऋषि मुनि प्रवेश करते थे तो जंगलों में रहकर वो आरण्यक ग्रंथ लिखते थे, ठीक है। उसमें भी दर्शन के गुण रहस्य जो है वो छुपे होते थे, ठीक है। तो ये हो गए हमारे आरण्यक ग्रंथ। आरण्यक ग्रंथ जो है वो ब्राह्मण ग्रंथ के बाद ही लिखे गए थे, तो इस तरह से आपको याद रखना है इसको। उसके अलावा अगर मैं उपनिषद की बात करूँ तो उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, ठीक है। सभी बच्चे ध्यान देंगे, उपनिषद का अर्थ क्या होता है, गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, ठीक। तो उपनिषद में क्या होता था, किस चीज़ों के बारे में बताया गया था, तो उपनिषद में ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, माया क्या है, मोक्ष क्या है, ठीक है। हम अपने अंदर, ठीक है, आत्मा को हम कैसे पहचानें, हम मोक्ष की तरफ कैसे जाएं, ब्रह्म क्या है, भगवान क्या होता है, तो ये सारी चीज़ों के बारे में किसमें लिखा हुआ है, उपनिषद में लिखा हुआ है। उपनिषद ग्रंथ जो है वो वेदों के अंतिम भाग माने जाते हैं, इसलिए इसे वेदांत भी कहा जाता है। वेदांत मतलब वेद प्लस अंत, ठीक है। अगर मैं बात करूं उपनिषद में वेदांत, ठीक है, वेदांत मतलब ये वेदों के अंतिम भाग माने जाते हैं, वेद प्लस अंत, तो इस तरह से आपको याद रखना है। वेदांत मतलब वेद प्लस अंत, ये वेदों के अंतिम भाग माने जाते हैं, इसलिए इसे वेदांत कहा जाता है। इसमें आत्मा, ब्रह्म, मोक्ष, माया सबके बारे में जिक्र है कि आपको मोक्ष कैसे मिलेगी, ठीक है, आपको परमात्मा से कैसे कनेक्ट होना है, तो सारी चीज़ों के बारे में जो है वो आपको किस में देखने को मिलता है, उपनिषद में देखने को मिलता है। उसके अलावा पुराण की बात करें तो पुराण में आपको कथा, कहानी, ठीक है, देवी देवताओं की कथा कहानी ये लिखा गया है, ठीक है। इसको इसलिए लिखा गया है ताकि जो मानव है वो कथा कहानियों के माध्यम से इसे समझ सके, पुराण में लिखी गई बातें। उसके अलावा हमें कभी कभी ये दिया रहता है स्मृति, ठीक है, तो यहाँ पे बीच में स्मृति आ जाएगा, एस, स्मृति, पुराण से पहले आ जाएगा स्मृति, याद रख लेना, पुराण से पहले आ जाएगा स्मृति। तो स्मृति मतलब क्या होता है, स्मरण किया हुआ, याद किया हुआ, ठीक है। स्मृति मतलब क्या होता है, स्मरण किया हुआ, याद किया हुआ। और ये जो स्मृति ग्रंथ है ना उसको मानव ने लिखा है, ठीक है, मानव ने अपने समझ और सूझबूझ के आधार पर किसको लिखा है, स्मृति को लिखा हुआ है। जैसे आपने सुना होगा याज्ञवल्क्य ऋषि ने लिखा है, याज्ञवल्क्य स्मृति, है ना, नारद स्मृति लिखा हुआ है, तो ये सब चीज़ क्या है, मानव ने ही लिखा है। याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, मनु स्मृति, ये सारी जो स्मृतियाँ हैं ना उसको किसने लिखा है, मानव ने ही लिखा है। तो इस तरह से आपको समझते हुए चलना है और VBAUP इस तरह से आपको इसको याद कर
करके रखना है, वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद और पुराण, ठीक है, ताकि आप कुछ भी चीज़ें जो है वो याद रहना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ हम अगर हम बात करें ब्राह्मण साहित्य की तो हम उसमें किसको इंक्लूड करते हैं, रामायण और महाभारत को भी इंक्लूड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलकर क्या बन जाती है, हमारे ब्राह्मण साहित्य का पार्ट जो है वो हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं, ऐसा कभी पूछा जाता है, कई बार से हमारे एग्जाम में पूछा गया है ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है। तो याद रखना है कि अलग अलग वेदों के अपने अपने अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं भाई, ठीक है। अलग अलग वेदों के अपने अपने उपनिषद हैं, अलग अलग वेदों के अपने अपने क्या है, आरण्यक हैं। और ये प्रश्न भी कई बार से पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको इस चार्ट को कभी नहीं भूलना है। इसलिए जब भी मैं पढ़ाती हूँ वेदों के बारे में या वेदों से रिलेटेड महत्वपूर्ण बातों को बताती हूँ तो मैं ये चार्ट जो है वो जरूर आप लोग को प्रिपेयर जो है वो करवाती हूँ, ठीक है। फिर से साउंड जो है गायब हो गया जी, ठीक है। तो इस चार्ट को एक बार प्रिपेयर कर लीजिएगा। चलिए, थोड़ा सा दिक्कत हो गया था वॉइस का, अभी आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बता देती हूँ कि ऋग्वेद का जो हमारा ब्राह्मण ग्रंथ है वो कौन सा है। तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय और कौशिकी, ध्यान रखना है आप लोगों को। उसके अलावा जो हमारा यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है तैत्तिरीय और शतपथ। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है पंचवीस, ठीक है। सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है हमारा पंचवीस, और तांड्य ब्राह्मण ग्रंथ भी इसे कहते हैं। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, गोपद है। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, गोपद है। उसके अलावा याद रखना है आप लोगों को, इसमें जो ऋग्वेद में शुक्तियों की संख्या है, मंत्र की संख्या 1028 है, ठीक है। और सामवेद में मंत्रों की संख्या 1875 है, और अथर्ववेद में मंत्रों की संख्या 6000 है। उसके अलावा हम लोग चलते हैं, ठीक है। ऋग्वेद की उपनिषद का नाम है कौशिकी और ऐत्रेय। यजुर्वेद की उपनिषद का नाम है तैत्तिरीय, कठी, श्वेताश्वर, ईश, बृहदारण्यक और मैत्रायणी। कभी भी आपको पूछा जाए कि बृहदारण्यक उपनिषद कौन से वेद का है, तो बृहदारण्यक उपनिषद जो है वो यजुर्वेद का है, ठीक है। पूछा जाए मैत्रायणी जो उपनिषद है वो कौन से वेद का है, तो यजुर्वेद का है। उसके अलावा आपको आरण्यक दिया गया है, आरण्यक है इसका तैत्तिरीय, बृहदारण्यक और शतपथ, ठीक है। उसके अलावा आपको ये सारी चीज़ों को याद रखना है। ऋग्वेद में जो मंत्रों का उच्चारण करता है उसे होता या होत्री कहते हैं हम, ठीक है। ऋग्वेद में जो मंत्रों का उच्चारण करता है उसे हम क्या बोलते हैं, होता या होत्री कहते हैं। यजुर्वेद में जो मंत्रों का उच्चारण करता है उसे हम उद्गाता बोलते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो सामवेद में जो मंत्रों का उच्चारण करता है, ठीक है, यजुर्वेद में जो मंत्रों का उच्चारण करता है उसे हम अध्यर्यु, सामवेद में जो मंत्रों का उच्चारण करता है उसे हम उद्गाता, अथर्ववेद में जो मंत्रों का उच्चारण करता है उसे हम बोलते हैं ब्रह्मा, ठीक है। और कई बार से ये पूछा गया है कि ऋग्वेद का
जो उपवेद है वो क्या है? ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, इसकी रचना की है प्रजापति ने। ठीक है, धनुर्वेद, देखो धनुर्वेद किसका उपवेद है? यजुर्वेद का उपवेद है, इसकी रचना की है विश्वामित्र ने। तो यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, सामवेद का उपवेद है गंधर्ववेद, इसके रचनाकार हैं नारद, और अथर्ववेद के उपवेद हैं शिल्पवेद, और इसके रचनाकार हैं विश्वकर्मा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा उपवेद। ठीक, तो यहाँ पर कहा मैंने ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, इसके जो रचयिता हैं हमारे प्रजापति। उसके अलावा अगर हम बात करें यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, इसके रचयिता हैं विश्वामित्र। उसके अलावा हमारा सामवेद के उपवेद है गंधर्ववेद नारद मुनि। उसके अलावा लास्ट हमने देखा कि अथर्ववेद का जो उपवेद है वो है शिल्पवेद, और इसके रचयिता हैं विश्वकर्मा। ध्यान देना है। ठीक, अब ये प्रश्न को आपको सॉल्व करना है, किस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो देखते हैं। ठीक है, किस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक प्रश्न दिया हुआ है, उपनिषदों के संबंध में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। उपनिषद वेदों का अंतिम भाग है, बिल्कुल सही है। मैंने कहा ही है कि उपनिषद क्या है? वेदों के अंतिम भाग हैं। उसके अलावा मैंने कहा उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। जी हाँ, बिल्कुल कहा जाता है। उपनिषदों में केवल यज्ञ विधियों का वर्णन है क्या? आपको बताना जी नहीं, उपनिषदों में यज्ञ विधि का वर्णन नहीं है, इसमें है ब्रह्म, मोक्ष, तपस्या, आत्मा, मुक्ति, आत्मानुशासन, ये सारे चीज़ों के बारे में बताया गया है। इसका जिक्र किया ही नहीं गया है, तो आपका 1 और 2 जो है वो सही हो जाते हैं। तो ये सारी बातों को भी हमें समझते हुए चलना है। चूँकि अगर डीप में प्रश्न पूछा जाए तो हमसे ये बनना चाहिए। चूँकि ये जो मैं इतिहास पढ़ा रही हूँ आपके व्यापम, CGPSC, CGTET, CTET सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, आगे बढ़ें। नेक्स्ट, उसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें निम्न कथनों पर आपको क्या करना है? विचार करना है। तो चलिए फिर विचार करते हैं। उपनिषदों का अर्थ है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, बिल्कुल सत्य है, मैंने कहा ही है। उपनिषदों में मोक्ष की अवधारणा मिलती है, बिल्कुल सही है ये। तो हमारा दोनों स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों हो जाते हैं हमारे करेक्ट। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर चलिए हम इसे बड़ा कर देते हैं ताकि आप लोगों को प्रश्न जो है वो स्पष्ट रूप से पता चले। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। ईश, केन, कट उपनिषद प्रमुख उपनिषद हैं। कुल उपनिषदों की संख्या 108 मानी जाती है। ये दोनों हमारे सही हो जाते हैं, क्योंकि ईश, कट और उपनिषद ये तो उपनिषदों में ही काउंट होता है, जो कि यजुर्वेद के उपनिषद माने जाते हैं। और टोटल उपनिषदों की संख्या मानी जाती है 108। ठीक है, पुराणों की संख्या मानी जाती है 18। तो इस तरह से आपको याद रखना है और समझते हुए चलना है। चलिए मैं कुछ एग्जाम्पल्स आप लोग को और बता देती हूँ। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये हैं वेद, उपनिषद, आरण्यक, महाभारत, स्मृति, पुराण। तो थोड़ा सा लग रहा है ना, ये हमारे वेद हैं। ठीक है, तो ये हैं हमारे क्या? वेद हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, आरण्यक हैं, उपनिषद हैं, पुराण हैं। तो इसको आप लोग को कम से कम एक सीक्वेंस में याद करके रखना है। ठीक है, चलो आगे। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ बातें बता देती हूँ। कई बार से हमारे दिमाग में चलता है ना, ये C14 क्या है? ठीक है, C14 पद्धति मैडम क्या है, ऐसे माइंड में चलता है ना। हम कई बार से ऐसा सोचते हैं कि किसी भी जीवाश्म की आयु का जो निर्धारण है वो हम कार्बन डेटिंग पद्धति के माध्यम से करते हैं। तो आखिरकार ये कार्बन डेटिंग पद्धति क्या होती है, जिसके माध्यम से जो हमारे वैज्ञानिक होते हैं वो किसी भी जीवाश्म की आयु का काल निर्धारण करते हैं। ठीक है, तो बोला जाता है कि जो सूर्य की किरण है, ठीक है, तो सूर्य की किरणें से एक रेस निकलती है जिसको हम लोग ब्रह्मांडीय किरणें या उसी को कॉस्मिक रेस भी कहा जाता है। ठीक है, ब्रह्मांडीय किरणें या कॉस्मिक रेस कहते हैं। ये जो ब्रह्मांडीय किरणें हैं, ठीक है, वो वायुमंडल के नाइट्रोजन से टकराती है, N14 से टकराती है। बोला जाता है कि ये जो कॉस्मिक रेस है या ब्रह्मांडीय किरणें हैं वो वायुमंडल के नाइट्रोजन से टकराती है। उसके बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाती है? ये C14 में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये किस में कन्वर्ट हो जाती है? C14 में कन्वर्ट होती है। उसके बाद आप अगर देखेंगे C14 में कन्वर्ट होती है और कार्बन डाइऑक्साइड कौन ग्रहण करता है? पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं। चूँकि अब C14 जो है वो पेड़ में आ गया है, ध्यान देना है ना। C14 जो है किस में आ गया है? इस पेड़ में आ गया है। ये पेड़ जो है वो C14 ग्रहण किया। ये पौधे है ना, पीछे लिखा गया है यह पौधे। अब इसमें पूरा चल रहा है C14 C14 C14।
ठीक है, इसमें पूरा चल रहा है C14 C14 C14। अब इस C14 को जानवर लोग क्या किए, ग्रहण किए, क्योंकि जानवर भी क्या खाते हैं, पत्ते खाते हैं, और इंसान भी भाजी पाले सबको खाते हैं, ठीक है। तो ये जो कार्बन डेटिंग है, ये जो C14 है वो किस में आ गया, मनुष्य के अंदर भी आ गया और जानवरों के अंदर भी आ गया। इसीलिए किसी भी जो सजीव जीवाश्म की आयु का जो काल निर्धारण किया जाता है ना, इसी C14 पद्धति के अनुसार किया जाता है। इसके आधार पर हम ये अनुमान लगाते हैं कि जो कोई वस्तु है वो कितना पुराना है, ठीक है, क्योंकि जब सजीव रहता है तो उसके अंदर कोई ना कोई, जब सजीव है तो उसके अंदर C14 मौजूद है, ठीक है। अभी मैं जिंदा हूँ तो मेरे अंदर C14 आ रहा है, क्योंकि मैं पौधे को खा रही हूँ, क्योंकि मैं भाजी पाला खाती हूँ, ठीक है, तो मेरे अंदर आ रहा है C14। लेकिन जैसे ही इंसान का डेथ हो जाता है ना, तो C14 आना बंद हो जाता है, ठीक है, C14 आना बंद हो जाता है, और जितना पुराना कोई अवशेष रहता है वो पुराना क्या उतनी ही कम होती है उसके अंदर C14 की मात्रा। तो इसके माध्यम से जो वैज्ञानिक होते हैं, ठीक है, C14 की मात्रा कितनी कम है उसके आधार पर वो क्या करते हैं, काल निर्धारण करते हैं, ठीक। अब देखो, अब मृत्यु के बाद C14 खत्म होना शुरू हो जाता है। अब किसी इंसान की मृत्यु हुई, अब मृत्यु हो गई है तो भाजी पाले तो नहीं खा रहा है कि C14 उसके अंदर आए, तो C14 की मात्रा जो है वो कम होने लगती है। तो धीरे 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 कोई वस्तु जितनी पुरानी होती जाती है C14 उतनी ही कम होती जाती है। इसके आधार पर जो वैज्ञानिक होते हैं वो मेज़र करते हैं कि किसी भी जीवाश्म है या किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है या उसकी हड्डियों को देखना है या जांचना है कि ये लाश कितनी पुरानी है, तो C14 के माध्यम से ही करते हैं। उसके माध्यम से हमें पता चलता है कि इसके अंदर जितनी C14 की मात्रा कम होगी, हमें पता चल जाता है कि उसकी आयु कितनी साल पुरानी है, ठीक है। तो इसके माध्यम से जो वैज्ञानिक होते हैं वो गणना करते हैं, ठीक। तो आप लोग को समझना है C14 इस तरह से आप इसे काउंट कर सकते हैं। उसके अलावा मैं आप लोगों को और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें बता देती हूँ, ठीक है। तो कल से मैं PYQ क्वेश्चन आप लोगों को करवाऊंगी। सभी बच्चे ध्यान देंगे, कल से मैं आप लोगों को कौन सा सेगमेंट कराने वाली हूँ, PYQ प्रश्नों को करवाऊंगी। आज का क्लास तो फुल्ली इंट्रोडक्शन था, तो मैंने इंट्रोडक्शन ही आप लोग को बताया है। तो PYQ देखेंगे, जो पिछले प्रश्न पत्र हैं, पिछले प्रश्न पत्र, इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं और इस बार किस प्रकार के प्रश्न जो है पूछे जाने के चांसेस हैं, इसको मैं आप लोगों को अच्छे से बताऊंगी। तो टेंशन मत लो, जो हमारा टॉपिक जैसे दिया गया है ना हमारे सिलेबस में, हम उसी टॉपिक को लेते हुए चलेंगे। कहीं पे आपको कुछ थ्योरी समझना है या समझ में नहीं आ रहा है तो मैं थ्योरी को भी आप लोग को बताते हुए चलूँगी, ठीक है। तो इतना आप लोग को ध्यान में रखना है। तो आज की क्लास में यहीं तक रखती हूँ, कल से हम लोग PYQ प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग टॉपिक वाइज क्वेश्चन को करते हुए चलेंगे। जो भी आपको डाउट होगी, दिक्कतें होंगी, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है, और मैं जो प्रश्न पूछूंगी उसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो आज बीच बीच में वॉइस साउंड्स को लेकर कुछ दिक्कतें हो गई होंगी, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो सभी बच्चों को थैंक यू।